स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो केमिस्ट्री की दुनिया से एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है और ये एक ऐसे केमिकल कंपाउंड के बारे में है जो किसी जादूगर से कम नहीं। मतलब एक ऐसी मास्टर चाबी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कई मुश्किल दरवाजे खोल देती है। बिल्कुल। आज हम जिस केमिकल की बात करने वाले हैं उसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या BDC। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर असल में ये केमिस्ट्री की दुनिया का एक सुपरस्टार है। हाँ, और हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये क्या क्या बना सकता है, बल्कि ये समझना है कि ये अकेला कंपाउंड केमिस्ट लोगों को इतना जबरदस्त नियंत्रण कैसे देता है। स्रोत इसे एक बहुत महत्वपूर्ण मध्यवर्ती कहता है और हम इसी क्यों के पीछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या BDC आखिर है क्या और इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, इसे समझने के लिए पहले बेंजीन को समझना होगा। बेंजीन की जो रिंग होती है वो बहुत ही स्थिर, बहुत ही स्थायी होती है। अच्छा, एक तरह से कहें तो वो बहुत आलसी है, मतलब किसी से आसानी से अभिक्रिया नहीं करती। उस पर कोई नया ग्रुप जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, तो ये एक ऐसी दीवार की तरह है जिस पर कील ठोकना मुश्किल है। एकदम सही। और BDC इस समस्या का सबसे शानदार हल है। ये उस बेंजीन रिंग पर एक तरह का इजेक्ट बटन लगा देता है। इजेक्ट बटन? हाँ, ये इजेक्ट बटन है इसका N2Cl समूह। जैसे ही ये बटन लग जाता है, अब केमिस्ट के पास पूरा नियंत्रण है। वे बस सही केमिकल चुनकर उस बटन को दबाते हैं और अपनी पसंद की कोई भी चीज उस रिंग पर लगा सकते हैं। वाह! तो ये सिर्फ बहुमुखी नहीं है, ये नियंत्रण का एक बेहतरीन उदाहरण है। वाह, ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है, एक इजेक्ट बटन। तो ये जादुई बटन, ये N2Cl समूह बेंजीन रिंग पर लगाया कैसे जाता है? जाहिर है ये आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इस प्रक्रिया को डायज़ोकरण कहते हैं और इसमें बहुत सटीकता की जरूरत होती है। स्रोत के मुताबिक इसकी शुरुआत होती है एनिलीन से, जो बेंजीन रिंग पर एक NH2 समूह लगा हुआ अणु है। इसमें 2 अभिकर्मक मिलाए जाते हैं, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये दोनों मिलकर एनिलीन को BDC में बदल देते हैं। सीधे तौर पर नहीं, और यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ है। सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले आपस में अभिक्रिया करके एक अस्थायी, बहुत ही अस्थिर एसिड बनाते हैं। ओके। जिसे नाइट्रस एसिड यानी HNO2 कहते हैं। असल में ये नाइट्रस एसिड है जो एनिलीन के साथ अभिक्रिया करके उसके NH2 समूह को N2Cl समूह में बदल देता है। अच्छा, तो ये एक 2 चरण वाली प्रक्रिया है। स्रोत में तापमान को लेकर भी एक बहुत सख्त शर्त बताई गई है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये तो लगभग जमने वाला तापमान है। इतनी सख्ती क्यों? अगर कोई आलस कर जाए और इसे कमरे के तापमान पर करने की कोशिश करे तो क्या होगा? कुछ धमाका हो जाएगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सीधे नियंत्रण वाली बात से जुड़ता है। देखिए, BDC खुद भी बहुत अस्थिर होता है। अच्छा। अगर तापमान 5 डिग्री से ऊपर चला जाए तो ये BDC बनने के साथ साथ टूटना भी शुरू कर देगा। ये पानी के साथ अभिक्रिया करके फिनॉल बना लेगा, जो हम उस समय नहीं चाहते। मतलब जो इजेक्ट बटन हम लगाना चाह रहे हैं वो लगने से पहले ही तब जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए इस कम तापमान को बनाए रखना जरूरी है, ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ BDC मिले और कुछ नहीं। ये नियंत्रण का पहला कदम है। समझ गया। तो ये एक बहुत नाजुक ऑपरेशन है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने सावधानी से 0 से 5 डिग्री के बीच ये BDC बना लिया। अब मजा शुरू होता है। इस बटन को दबाकर हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे आसान चीज क्या है? सबसे आसान है इसे वापस एक साधारण बेंजीन में बदलना। मान लीजिए किसी अभिक्रिया में आपको अंत में N2 समूह हटाकर सिर्फ एक हाइड्रोजन लगाना है। 1 मिनट, मतलब हमने इतनी मेहनत से एक जटिल अणु बनाया बस उसे वापस एक सरल अणु बनाने के लिए? ये थोड़ा अजीब नहीं है? कई बार सिंथेटिक केमिस्ट्री में ऐसा करना पड़ता है। रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते। अच्छा। इसके लिए स्रोत बताता है कि हम फास्फोरस एसिड यानी H3PO2 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आप इसे BDC में डालते हैं, N2 समूह नाइट्रोजन गैस बनकर उड़ जाता है। टिक। इजेक्ट बटन दब गया और उसकी जगह एक हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है। बिल्कुल। नतीजा सादा बेंजीन। ठीक है, ये तो हो गया सबसे बेसिक। अब कुछ काम की चीज बनाते हैं, जैसे फिनॉल। मुझे याद है अस्पतालों में जो कीटाणुनाशक की खास गंध आती है वो इसी की होती है। एकदम। और फिनॉल बनाना तो और भी आसान है। आपको बस BDC के घोल को थोड़ा गर्म करना है,
पानी तो उसमें पहले से ही मौजूद है। अच्छा। गर्मी पाते ही N2 समूह गैस बनकर निकल जाता है और पानी का OH समूह उसकी जगह ले लेता है। बस बन गया फिनॉल। तो बीडीसी को बस थोड़ा गर्म पानी पिला दो और वो फिनॉल बन जाता है। काश सुबह उठना इतना आसान होता। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ। स्रोत में हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को जोड़ने की बात की गई है। इसके लिए कुछ खास नेम रिएक्शंस का भी जिक्र है, जैसे सैंडमेयर अभिक्रिया। हाँ, अब हम असली सिंथेटिक केमिस्ट्री में उतर रहे हैं। क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए सैंडमेयर अभिक्रिया का इस्तेमाल होता है। इसमें एक उत्प्रेरक चाहिए होता है, क्यूप्रस हैलाइड। क्यूप्रस हैलाइड। जैसे क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमोबेंजीन के लिए क्यूप्रस ब्रोमाइड। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्यूप्रस है। मतलब कॉपर अपनी +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है, क्यूप्रिक +2 अवस्था नहीं। बिल्कुल सही। एक मिनट, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए हमें कॉपर चाहिए, पर स्रोत बताता है कि आयोडीन के लिए नहीं। और फ्लोरीन के लिए तो एक बिल्कुल ही अलग फैंसी नाम वाली अभिक्रिया है, बाल्ज-शीमन। ऐसा क्यों? मतलब एक ही परिवार के सदस्यों के लिए इतने अलग अलग नियम? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। वे बात तो करते हैं लेकिन सबका मिजाज अलग अलग है। अच्छा। आयोडीन अपने परिवार में सबसे बड़ा और सबसे कम प्रतिक्रियाशील है। आयोडाइड आयन मतलब I- खुद एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। तो वो खुद ही काम कर लेता है। हाँ, आप बस DDC में पोटेशियम आयोडाइड Ki डाल दीजिए और वो खुद ही N2 को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। कोई कॉपर, कोई उत्प्रेरक नहीं चाहिए। अच्छा, तो आयोडीन आत्मनिर्भर है और फ्लोरीन, वो तो परिवार का सबसे छोटा और सबसे गुस्सैल सदस्य है। बिल्कुल, फ्लोरीन बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील और छोटा है, इसलिए उसे संभालना मुश्किल है। उसके लिए एक खास प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जिसे बाल्ज-शीमन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें बीडीसी की अभिक्रिया पहले फ्लोरोबोरिक एसिड से कराते हैं। इससे एक मध्यवर्ती लवण बनता है जो थोड़ा स्थिर होता है। फिर जब इस लवण को गर्म किया जाता है तब जाकर फ्लोरीन बेंजीन रिंग से जुड़ता है। तो फ्लोरीन को जोड़ने के लिए खास इंतजाम करने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो दिलचस्प है। तो बीडीसी हमें न सिर्फ क्या जोड़ना है बल्कि हर तत्व के अलग व्यक्तित्व के हिसाब से कैसे जोड़ना है इसका भी नियंत्रण देता है। एकदम सही। ठीक है, हैलोजन के अलावा स्रोत में साइनो समूह यानी CN जोड़ने का भी जिक्र है। उससे क्या बनता है? जब BDC की अभिक्रिया क्यूप्रस साइनाइड CuCN से कराते हैं तो N2 समूह की जगह CN समूह जुड़ जाता है। ओके। इससे बेंजोनाइट्राइल बनता है। ये अणु खुद बहुत काम का है क्योंकि इस नाइट्राइल समूह को आगे चलकर एसिड, एमाइड या अमीन जैसे कई दूसरे ग्रुप्स में बदला जा सकता है। तो मुझे एक और दरवाजा खोल देता है। बिल्कुल। अब तक हमने जो भी देखा उसमें एक बात कॉमन है। N2 समूह हमेशा एक बलि का बकरा बनता है, उसे हटाकर कुछ और लगा दिया जाता है। हाँ, हमारा एजेक्ट बटन हमेशा दब जाता है। लेकिन स्रोत में एक ऐसे मोड़ का जिक्र है जहां ये बलि का बकरा नहीं बल्कि हीरो बन जाता है। एक ऐसा मामला जहां ये निकलता नहीं बल्कि दो अणुओं को जोड़ने वाला एक पुल बन जाता है। ये क्या कहानी है? ये BDC की कहानी का सबसे रंगीन हिस्सा है। इसे युग्मन अभिक्रिया या कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। कपलिंग रिएक्शन। हाँ, यहाँ N2 समूह जो अब तक एक अच्छा लीविंग ग्रुप था अपनी भूमिका बदल लेता है। वह दो बेंजीन रिंगों के बीच एक N-N पुल बनकर खड़ा हो जाता है। ये दो नाइट्रोजन का पुल एजो समूह कहलाता है। और इससे होता क्या है? इससे रंग बनते हैं, बहुत ही चमकीले पक्के रंग। रंग? हाँ, स्रोत में फिनॉल के साथ इसकी अभिक्रिया का उदाहरण दिया गया है। जब BDC को फिनॉल के साथ एक क्षारीय माध्यम में मिलाया जाता है तो BDC की बेंजीन रिंग और फिनॉल की बेंजीन रिंग दोनों इस नाइट्रोजन पुल से जुड़ जाती हैं। और जो अणु बनता है वो रंगीन होता है। हाँ, इससे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है जो एक खूबसूरत नारंगी रंग का डाई है। अरे वाह! इस तरह के यौगिकों को एजोडाई कहते हैं। जब आपने एजोडाई कहा तो मेरे दिमाग में कपड़ों पर लगने वाले पक्के रंग आए। तो क्या ये वही चीज है? क्या मेरी नीली जीन्स का रंग भी किसी ऐसी ही युग्मन अभिक्रिया से बना हो सकता है? बहुत हद तक संभव है। दुनिया में बनने वाले 60 से 70% सिंथेटिक रंग एजोडाई ही होते हैं। अच्छा। वे खाने से लेकर कपड़ों, पेंट और यहाँ तक कि लैब के इंडिकेटर्स में भी इस्तेमाल होते हैं। और ये प्रक्रिया सिर्फ फिनॉल तक सीमित नहीं है। तो मतलब और भी रंग बना सकते हैं? हाँ, अगर आप फिनॉल की जगह एनिलीन का इस्तेमाल करें तो आपको पारा अमीनो एजोबेंजीन मिलता है
जो एक पीला डाई है, तो बस एक अणु बदलकर आप रंग भी बदल सकते हैं। तो ये N2 समूह, जिसे हम अब तक सिर्फ एक अस्थायी इजेक्ट बटन समझ रहे थे, असल में एक स्थायी पुल भी बन सकता है जो न सिर्फ अणुओं को जोड़ता है बल्कि उनमें रंग भी भर देता है। हाँ, ये तो वाकई एक शानदार मोड़ है। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। हमने एक ही शुरुआती बिंदु बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से सफर शुरू किया और सिर्फ अभिकर्मक और हालात बदलकर हमने उसे सादे बेंजीन में बदला, कीटाणुनाशक फिनॉल बनाया, अलग अलग मिजाज वाले हैलोजन जोड़े और अंत में 2 अणुओं को जोड़कर रंगीन डाई तक बना ली। बिल्कुल, ये बीडीसी की असली ताकत को दिखाता है। ये एक प्रोग्रामेबल अणु है। ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक मास्टर चाबी नहीं है, ये एक पूरा टूल बॉक्स है। हाँ। स्रोत में जो सारांश तालिका दी गई है वो इसे खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ बीडीसी और दूसरी तरफ उससे निकलने वाले अनगिनत रास्ते। यह दिखाता है कि कैसे एक अणु सही परिस्थितियों में रचनात्मकता का एक खेल का मैदान बन सकता है। ये पूरी चर्चा मुझे इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि रसायन विज्ञान में सटीकता कितनी जरूरी है। स्रोत इस पर केंद्रित है कि बीडीसी क्या क्या बना सकता है। रसायन शास्त्री सिर्फ ये नहीं सोचते कि क्या बनाना है, बल्कि अपना ज्यादातर समय ये सोचने में लगाते हैं कि कैसे बनाना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये प्रक्रिया किसी बावर्ची के खाना बनाने जैसी नहीं है कि थोड़ा नमक कम ज्यादा हो गया तो चल जाएगा। ये एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही सधा हुआ नृत्य है। नृत्य? हाँ, अणुओं, तापमान, दबाव और समय के बीच का एक भी कदम कलट हुआ और आपका उत्पाद या तो बनेगा ही नहीं या कुछ और ही बन जाएगा। बीडीसी का हर रूपांतरण इस आणविक नृत्य में महारत हासिल करने का एक उदाहरण है। और यही बात इस विषय को इतना आकर्षक बनाती है। स्रोत हमें बीडीसी की शक्ति दिखाता है, लेकिन असली कहानी उस शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता में छिपी है। बिल्कुल। रसायन मिलाना नहीं है, यह अणुओं के व्यवहार को निर्देशित करना है ताकि वो वही करें जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। यह नियंत्रण ही असली जादू है।